तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग स्टोक्स थ्योरम के बारे में। ठीक है कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ साथ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर देखो, मेरा रिकमेंडेशन ये है आपको कि अगर आपको स्टोक्स थ्योरम के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है तो पहले आप लाइन इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और लाइन इंटीग्रल हमने एक बार पढ़ लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप एक बार जाके, अगर आपने लाइन इंटीग्रल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए है कि आप एक बार लाइन इंटीग्रल जरूर से जरूर पढ़ना। ठीक है। उसके बाद आप स्टोक्स थ्योरम देखना स्टार्ट करना। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो स्टोक्स थ्योरम करता है क्या है ना, ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। स्टोक्स थ्योरम का अगर वन वर्ड में बताना हो कि करता क्या है बेसिकली, तो स्टोक्स थ्योरम बेसिकली लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अगर वन वर्ड में बताना हो भैया, तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, ये लाइन इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। दोनों केसेस चलते हैं। ठीक है। स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में या फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, ये स्टोक्स थ्योरम बोलता है। ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आपको वन वर्ड आंसर देना हो स्टोक्स थ्योरम का, तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, वन वर्ड। अब बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बुक के हिसाब से अगर आप सरफेस इंटीग्रल का डेफिनेशन बताना चाहो तो वो ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फंक्शन अलोंग ए नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब किसी सरफेस के अलोंग आपके पास में एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है। जैसे सपोज आपके पास में एक सरफेस है, सपोज करो ये कोई एक बेसिकली कोई सरफेस है। ठीक है। इस सरफेस के अलोंग मान लो सरफेस का एरिया है एस। ठीक है। इस सरफेस के अलोंग आपके पास में, मतलब इस सरफेस के नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपके पास में एक वेक्टर फंक्शन का कंपोनेंट बोल रहा है कि वेक्टर फंक्शन है। अब इसके परपेंडिकुलर आप अगर मान लो सरफेस अगर ऐसे रखा है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। सरफेस अगर ऐसे रखा है तो परपेंडिकुलर सामने की तरफ आएगा या फिर पीछे की तरफ आएगा। तो बाय द वे, बाय फॉल्ट हम ये मान के चलते, सपोज करो सरफेस ऐसे रखा है, आपको बेटर समझ में आएगा। इस तरीके से सरफेस रखा है, ऐसे रखा है, तो इस सरफेस का अगर आपको एरिया चाहिए होगा या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए होगा, तो कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से। तो कह रहा है कि बाय द वे, मतलब ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, सरफेस आपका परपेंडिकुलर ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कंपोनेंट फंक्शन अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस टेकन ओवर ए सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी। मतलब ये जो पूरा सरफेस है और ये जो वेक्टर फंक्शन है, ये किसी क्लोज कर्व से बाउंडेड करा गया है, किसी क्लोज कर्व के अंदर आता है। तो सपोज कोई ऐसा कोई क्लोज कर्व होगा जिसके अंदर ये पूरा सरफेस आता है, उस सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, उस कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, उस छोटे से टुकड़े का जो भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल आपके पास में वेक्टर फंक्शन है। तो कह रहा है कि बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ टेकन अलोंग द क्लोज कर्व सी। मीन्स जो सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है, किसी भी वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल बेसिकली वो लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है। ये कहने का मतलब इसका है कि आपने जो इसका सरफेस निकाला इस वेक्टर फंक्शन का, अब जब सरफेस इंटीग्रल निकालोगे तो वो सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल के बराबर आएगा। ये कहने का मतलब है। अब इसको चाहो तो और आसानी से अगर लिखना हो, इसको और बेसिक तरीके में अगर लिखना हो, तो ऐसा लिख सकते हो कि स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट, ठीक है, स्टेट्स दैट, क्या कह सकते हो भैया, सरफेस इंटीग्रल को ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन is equal to is equal to the line integral line integral of a vector function of a vector function closed by closed by या बाउंडेड बाई, ऐसा लिख लो, बाउंडेड बाई बाउंडेड
बाई ए क्लोज कर्व सी, ए क्लोज कर्व सी। इसको आप छोटे से वर्ड में अगर लिखना चाहो उस पूरे स्टेटमेंट को, तो आप ऐसा कह के लिख सकते हो कि स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को, ये जो पूरे स्टेटमेंट है आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पूरे स्टेटमेंट को आप चाहो तो इस छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करके आप याद कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टोक्स थ्योरम। तो बेसिकली स्टोक्स थ्योरम करता क्या है, तो सबसे आसान काम है, ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है या फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ये काम होता है आपके स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, ये करता है स्टोक्स थ्योरम। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा जाए तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल को बेसिकली कैसे दिखाया जाता है, अगर उसके बारे में डिस्कस करना हो तो अगर याद हो आपको, तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल को इस तरीके से दिखाया जाता है, वेक्टर फंक्शन क्लोज करो सी एन डॉट ds करके, ठीक है, ds करके या फिर ऐसा dr करके दिखाया जाता है। चलो dr कह लो या फिर dl कह लो, और बेटर समझ में आएगा। ये होता है आपका लाइन इंटीग्रल, ए फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन डॉट dl क्लोज कर्व सी। ये होता है लाइन इंटीग्रल को शो करने का तरीका, ठीक है, कि लाइन इंटीग्रल को इस तरीके से शो करा जाता है। अब अगर आपको सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करवाना है, तो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करा जाता है, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए सरफेस, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए सरफेस कर्ल ऑफ द फंक्शन, कर्ल ऑफ द फंक्शन डॉट ds, ये करा जाता है सरफेस इंटीग्रल के लिए। मतलब सरफेस इंटीग्रल निकालना हो तो डबल इंटीग्रेशन, फंक्शन जो भी दिया होगा वेक्टर वाला, उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालोगे और उसके साथ में ds का मतलब होता है बेसिकली एरिया, ds बेसिकली एरिया निकालने के लिए यूज करा जाता है, dl लेंथ निकालने के लिए यूज करा जाता है, ds एरिया निकालने के लिए यूज करा जाता है। तो लाइन इंटीग्रल है तो लाइन इंटीग्रल को dl या फिर dx, dr, dy, dz ऐसे दिखाया जाता है लाइन इंटीग्रल को। पर जब सरफेस इंटीग्रल को दिखाने जाओगे तो ds, dA है ना, ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। तो सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करवाना है तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस करोगे, जो भी वेक्टर फंक्शन होगा उस वेक्टर फंक्शन का पहले कर्ल निकालोगे, कर्ल निकालने के बाद उसका डॉट प्रोडक्ट कर लोगे, काम सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो स्टोक्स थ्योरम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो इस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा जाता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल को इंटीग्रल ऑफ फंक्शन का डॉट एंड डीएल करा जाता है, डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ द फंक्शन डॉट डीएस करा जाता है। ये बेसिकली होता है आपका स्टोक्स थ्योरम एंड इसका स्टेटमेंट, एंड इसको मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो बुक की डेफिनेशन चाहो तो ये वाली लिख लेना, ये बुक की डेफिनेशन है। वैसे अगर आपको नॉर्मली याद करना हो तो इस तरीके से भी काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा एंड बेसिकली नंबर पूरा मिलने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चाहो तो ये आसान लैंग्वेज वाला भी यूज कर सकते हो, आपका मन एज यूजुअल आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यही आने वाला है, ठीक है, कि लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू वेक्टर सरफेस इंटीग्रल। तो इनको नोट कर लो। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लें जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। आप तो जान ही गए हो कि स्टोक्स थ्योरम क्या करता है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस में, सरफेस को लाइन में, ये कन्वर्ट करवाने का काम होता है। तो बेसिकली इसमें ये करा जाता है, ठीक है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो हम इनको अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम सिंपली क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा, सपोज आपके पास में एक वेक्टर फंक्शन, क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा आपके पास में, इफ यू हैव इफ ए वेक्टर फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है। वेक्टर फंक्शन वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एन एफ। तो सपोज करो आपके पास में वेक्टर फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। रैंडमली आप कोई सा भी एक वेक्टर फंक्शन ले सकते हो। तो सपोज करो आपके पास में एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर फंक्शन दिस एंड फाइंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर ऐसा कर लो
एंड फाइन फंक्शन डॉट dx मान लेते हैं या dl कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, एंड शो कर लेते हैं, शो दैट, ठीक है। ये आपको शो करके बताना है। चलो, आपके पास में क्वेश्चन है कि आपके पास में एक वेक्टर फंक्शन है, उस वेक्टर फंक्शन के लिए आपको शो करवाना है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 आने वाली है। ये बेसिकली शो करना है। तो देखो, पहला तो तरीका क्या है आपके पास में कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को 0 शो आउट करना है, तो आप लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। तो लाइन इंटीग्रल वाले मेथड से आप लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आसान तरीका हो जाएगा। थर्ड मेथड है कि आप इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, ठीक है, इस चीज को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। तो बेसिकली अब अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना चाहो, ठीक है, और भी एग्जांपल्स करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। अगर आप चाहो तो इसको स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई करके सॉल्व करना चाहो तो बाई लिखेंगे, बाई स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम आप इसको लाइन इंटीग्रल वाले मेथड से और ग्रीन थ्योरम वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, आपके पास में एक लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है, कर्ल ऑफ द फंक्शन एन डॉट डी एस, ठीक है। ये होता है स्टोक्स थ्योरम, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। अब आपको कन्वर्ट करवाना है, चेंज शो करवाना है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को 0 शो करवा के लाना है। तो 0 कैसे शो कराओगे, तो या तो आप इसको करवा लो या फिर इसको सॉल्व कर लो। तो बेसिकली हम स्टोक्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला काम आपका रहेगा, आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, आप कर्ल ऑफ द फंक्शन निकालोगे। फंक्शन का कर्ल निकालो, फिर उसके साथ में डीएस के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन करवा देना, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास में क्या है, गिवन है फंक्शन, फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एन जेड के कैप, ये फंक्शन आपको गिवन है। इस फंक्शन का आपको बेसिकली कर्ल निकालना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट हमको कर्ल निकालना है। तो कर्ल ऑफ द फंक्शन जब निकालोगे तो क्या होगा, कर्ल कैसे निकालते याद है, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड करके, ठीक है। मतलब बेसिकली इस तरीके से निकाला जाता है। इसको कहा जाता है मॉडुलस, मॉडुलस फॉर्म कहा जाता है। तो कर्ल कर्ल का मतलब होता है ग्रेडियंट का क्रॉस करवाया जाता है किसी वेक्टर फंक्शन के साथ में। तो ग्रेडियंट का क्रॉस कराओगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है। फंक्शन को पुटअप करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेसिकली सिंप्लीफाई कर लो। तो कर्ल ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है तो आई कैप के हिसाब से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सिंपली डेल बाई आई कैप के हिसाब से सॉल्व करना है ना, आई कैप के हिसाब से सॉल्व करो तो ये आएगा डेल बाई, ठीक है, जेड माइनस का डेल बाई डेल जेड एन वाई, डेल बाई डेल जेड एन वाई, ठीक है, माइनस का जे कैप करके मिलेगा। जे कैप को सिंप्लीफाई करोगे तो डेल बाई डेल एक्स जेड एंड डेल बाई डेल जेड एक्स मिलेगा। तो डेल बाई डेल एक्स जेड माइनस का डेल बाई डेल जेड एक्स, ठीक है, एंड लास्ट का के कैप करके मिलेगा आपको। के कैप को सिंप्लीफाई करोगे तो डेल बाई डेल एक्स वाई एंड डेल वाई एक्स मिलेगा। तो कैसे करोगे, डेल बाई डेल एक्स वाई माइनस डेल वाई एक्स, इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। ये बेसिकली कर्व को इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अगर ध्यान दो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और किन के रेस्पेक्ट में करना होता है उसको छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज कांस्टेंट। तो y के रेस्पेक्ट में करना है, z है मतलब आपको मिलेगा 0, z के रेस्पेक्ट में करना है y कांस्टेंट टर्म तो 0 माइनस का j कैप, x के रेस्पेक्ट में है z का टर्म फंक्शन है तो 0, z के रेस्पेक्ट में करना है x का फंक्शन है कांस्टेंट टर्म 0 एंड लास्ट का k कैप करेंगे। तो x का फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में है, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है y का फंक्शन है तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो 0 एंड y का फंक्शन है x के y के रेस्पेक्ट में x के फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट टर्म 0, सबको अप्लाई करोगे तो 0 आएगा। मतलब कर्ल ऑफ द फंक्शन हमको क्या मिल गया, 0। मतलब हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, कर्ल ऑफ द फंक्शन निकालना था। तो कर्ल ऑफ द फंक्शन हमको मिल गया 0। अब हम अप्लाई अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड क्या है, डबल इंटीग्रेशन सरफेस कर्ल ऑफ द सरफेस कर्ल ऑफ द फंक्शन डॉट डीएस करना है, ठीक है।
तो कर्ल ऑफ द फंक्शन की वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू तो जीरो ऑलरेडी है, डॉट डीएस करना है। तो अब तो जानते हो कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जीरो हो गया तो जीरो से जीरो का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। जीरो का इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि मल्टीप्लाई कर लो जीरो, तो वैल्यूज तो ऑलरेडी पता होगी कि अब तो जीरो आएगी। इस केस में तो जीरो आएगी, इस केस में जीरो ही आएगी। पर अगर इसके अलावा कोई अनदर केस होता तो उस फंक्शन को क्या करते, जैसे सपोज लेट सपोज कि अगर वो फंक्शन एक्स एंड वाई के टर्म में होता, मतलब जो हमने कर्ल ऑफ द फंक्शन निकाला है बेसिकली, अगर वो एक्स एंड वाई के टर्म में होता तो डीएस की वैल्यू लिखते हैं हम लोग डीएक्स एंड डीवाई करके, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब डबल इंटीग्रेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो भी आने वाली होती फिर आती। ठीक है, उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनको नोट कर लो। तो एक और एग्जांपल कर लें और बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे तो ये तो डायरेक्टली जीरो हो गया, तो अभी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा आई थिंक। एक काम करते, इंटीग्रेशन मेथड के लिए हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते जो डबल इंटीग्रेशन करवा के दे तुमको, है ना। डबल इंटीग्रेशन करवा के दे और उसको बेसिकली फंक्शन को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसका एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे अच्छे से कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और एक चीज, अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड होगा आपका, बेसिकली होगा ही, तो चाहो तो वीडियो उसको शेयर कर देना, है ना, बेचारा वो भी पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए, है ना। कोई भी डाउट हो तो उसका हम लोग फिर आगे अगली जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग बेसिकली उस टॉपिक को, जो भी आपका डाउट रहेगा, उस डाउट को भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। सपोज आपके पास में एक फंक्शन है, लेट सपोज आपके पास में एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सी, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, एक्स वाई डी एक्स एंड एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। लेट सपोज आपके पास में दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, आपके पास में ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट किस तरीके से करोगे, दिस इज द फंक्शन वेयर लिखेंगे c इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर लो c इज स्क्वायर, c इज ए स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, c is in xy plane with the vertices of, ऐसा कर लो 10 -10, ठीक है, एंड 0 1 0 -1, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ब्रैकेट में लिख लेना, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, बेसिकली इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को, ये जो फंक्शन आपके पास में, इस फंक्शन को सॉल्व आउट करना, और कह रहा है कि फंक्शन में जो सी है वो एक स्क्वायर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, जिसका वर्टिसेस मतलब जिसके पॉइंट्स की वैल्यूज दी गई है 10 -10 0 1 एंड 0 -1। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में आपके पास में एक स्क्वायर है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर है जिसके पॉइंट्स इस तरीके से दिए गए हैं, और कह रहा है कि आपको स्टोक्स थ्योरम यूज करके इस फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। तो इस फंक्शन को सॉल्व आउट करना है, तो फंक्शन बेसिकली है क्या, दिस इज द एक्स वाई डी एक्स एंड एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ये फंक्शन आपका यही है। ठीक है, फंक्शन ये होने का मतलब है कि ये आपको आई कैप एंड कह सकते हो, ये एक तरीके से इसको कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। दिस इज द लाइन इंटीग्रल। ये ना लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करके दिया है तुमको। मतलब अगर आपके पास में फंक्शन को लिखना हो तो फंक्शन क्या बनेगा, एक्स वाई आई कैप एक्स वाई स्क्वायर जे कैप एंड जीरो का के कैप। इस फंक्शन को जब आप लाइन इंटीग्रल से बेसिकली सॉल्व आउट करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके के फॉर्म में दिखेगा। मतलब लाइन इंटीग्रल बेसिकली ऐसा होता है, फंक्शन डॉट डीएल करके, तो उसको जब सॉल्व करोगे, फंक्शन की वैल्यू को पुटअप करोगे, और डीएल का मतलब होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। तो डी एक्स को आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे तो dx के फॉर्म में, वाई का जे के साथ में तो dy, एंड के है ही नहीं तो के भी नहीं दिया इसमें। ठीक है, dz नहीं दिया। तो इस तरीके से इस फंक्शन को चाहो सेपरेट करना, तो फंक्शन की वैल्यू में, ये फंक्शन की वैल्यू आपके पास में ये दिया एक्स वाई आई के एक्स वाई स्क्वायर जे के, ये फंक्शन है आपके पास में।
मतलब बेसिकली आपको लाइन इंटीग्रल दे के रखा है, ठीक है। उस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बोला है विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है, तो लिखेंगे बाय स्टोक्स थ्योरम। बाय स्टोक्स थ्योरम हमारे पास में स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस एंड कर्ल ऑफ द फंक्शन डॉट डीएल डीएस होता है, ये होता है हमारे पास में स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, जब स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना हो, तो एफ डॉट डीएल, तो ये तुमको दे दिया है, एफ डॉट डीएल ये तुमको दिया है एक्स वाई डी एक्स एंड एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, ये करके दिया है तुमको वेक्टर एफ की वैल्यू, एफ डॉट डीएल दे दिया है। इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो पहला स्टेप फर्स्ट, कर्ल ऑफ द फंक्शन निकालो। अगर आपको यूज करना है स्टोक्स थ्योरम तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कर्ल ऑफ द फंक्शन निकालो। कर्ल ऑफ द फंक्शन कैसे निकालोगे, मॉडुलस आई कैप जे कैप के कैप फंक्शन की एक काम करेंगे डी एक्स डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये करते हैं। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में है एक्स वाई स्क्वायर एंड के कैप है ही नहीं, मतलब डी जेड है नहीं, तो के कैप की वैल्यू 0 ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई जानते हो कैसे करना है, तो कर्ल ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ द फंक्शन ये कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, तो आई कैप मिलेगा, ठीक है, डेल बाई 0 एंड इसका डेल बाई डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर कर सकते हो, तो डेल बाई डेल वाई 0 का माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे जे कैप को, तो जे कैप क्या मिलेगा बेसिकली डेल बाई डेल एक्स 0 एंड डेल बाई डेल जेड एक्स वाई, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स 0 माइनस का डेल बाई डेल जेड एक्स वाई, तो फंक्शंस की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरोज आ रही है, क्योंकि फंक्शन तो उस तरीके से मैच नहीं कर रहा है ना। चलो लास्ट का देख लेते हैं, क्या पता मैच कर जाए। तो डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर, हाँ कर तो है, डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस का डेल बाई डेल वाई क्रॉस करेंगे एक्स वाई का, डेल बाई डेल वाई एक्स वाई के साथ। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कर्ल ऑफ द फंक्शन जब निकालने जाओगे, फंक्शन वाई का डिफरेंशिएशन करना है जीरो को, तो जीरो हो जाएगा, माइनस का जेड के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स वाई का फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो ऑलरेडी ये भी जीरो, माइनस का जे कैप एक्स का फंक्शन है जीरो का, तो जीरो ही आने वाला है, एंड जेड का फंक्शन है, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई को, तो सिंपल सी बात है कि जीरो ही आने वाला है, एंड लास्ट का बचा है के कैप, तो के कैप को सिंप्लीफाई कर लो, तो के कैप क्या हमको देगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है तो बेसिकली वाई को कांस्टेंट बनाएंगे, तो ये होगा वाई स्क्वायर इंटू वन, क्योंकि एक्स का करेंगे तो वन आएगा, तो वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस करेंगे वाई के फंक्शन को, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन तो ऑलरेडी है हमारे पास में, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इनकी वैल्यूज तो जीरो, तो कर्ल ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू के कैप, दिस इज द फंक्शन ऑफ कर्ल ऑफ एफ। तो कर्ल ऑफ एफ निकालने पे हमारे पास में इतना आया है, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप में फंक्शन को अप्लाई करना है, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, कर्ल ऑफ फंक्शन एफ डॉट डी एस, ये करना है हमको। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहला काम कर्ल की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो कर्ल की वैल्यू हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स एंड के कैप डॉट डी एस करना है ना, तो डॉट डी एस को जब वेक्टर के फॉर्म से हटाओगे, डॉट डी एस को वेक्टर के फॉर्म से हटाओगे, तो आप चाहो तो उसको ऐसे एक्स वाई प्लेन में दिया है ना, तो इन एक्स वाई प्लेन जब परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन खोजोगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा के कैप के फॉर्म में, तो डॉट के कैप करके आप इसको डी एस लिख सकते हो, और वो डी एस जो भी फंक्शन आपके पास में है, ये फंक्शन बेसिकली आपको क्या दिया है एक्स एंड वाई के टर्म में, तो डीएस को आप चाहो तो एक्स एंड वाई के टर्म में लिख लो, डी एक्स एंड डी वाई करके, इस तरीके से लिखा जाता है, जिसके भी फॉर्म में फंक्शन रहेगा, अब उस डीएस को उसके फॉर्म में अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। अगला काम लिमिट भी आपको पुटअप करनी होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए गए हैं, तो लिमिट्स पुटअप करोगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो अगर हम एक्स के फंक्शन की बात करें तो एक्स का फंक्शन आपका -1 to 1 है, ठीक है, -1 to 1, और अगर हम y के फंक्शन की बात करें तो -1 to 1 सेम, -1 to 1 है, ठीक है। तो आप किसी एक के फंक्शन को सॉल्व कर लो, तो पहले किसको सॉल्व करते हो, पहले हम x के फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर y के फंक्शन को सॉल्व करेंगे, कोई सा भी एक कर लो, पहले हम x के फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम x के फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो अगला काम रहेगा
डायरेक्ट करते हैं हम लोग इधर, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, एक को तो छोड़ दो, किसी एक को तो सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा y² - x। अच्छा एक काम कर लो, पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y² - x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dx एंड dy। ठीक है, किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास में ऑलरेडी कोई फंक्शंस वगैरह तो है नहीं, है ना, फंक्शन है नहीं, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व आउट करना है। तो डायरेक्ट सॉल्व आउट करोगे तो चलो किसी एक के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। -1 to 1, अगर हम पहले dx को सॉल्व करते तो dy को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x वाला था, ये तो x वाला था, ये y वाला था, तो पहले हम y को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो पहली लिमिट है इसको सॉल्व करेंगे वो y वाली होगी, तो पहले y को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब y को कैलकुलेट करोगे तो dx वाला तो छूट जाएगा ऑलरेडी, y को कैलकुलेट करना है तो y वाले का इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा y के पावर 3 डिवाइड बाई 3, पावर में ऐड करके पावर से डिवाइड करते हैं, एंड द लिमिट इज, कहाँ से कहाँ तक है भैया लिमिट, लिमिट इज -1 to 1। अच्छा एक काम और, एक्स को भी डिफरेंस इंटीग्रेट करना है ना साथ साथ में, तो डी वाई एंड एक्स के फंक्शन को डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। एक्स के फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे मतलब एक्स इज द कांस्टेंट टर्म, इन द केस ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में एक्स को कांस्टेंट टर्म बनाएंगे, तो दिस इज द माइनस एक्स एंड वाई एंड -1 to 1 एंड डी एक्स, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, कि हमको y की वैल्यू पुटअप करने को मिलेगी। ठीक, अब y की वैल्यू पुटअप कर लो, तो y की वैल्यू पुटअप करने के लिए एक काम करो, इनको नोट कर लो, मैं इनको मिटाऊंगा फिर उसके बाद उसको सॉल्व आउट करूंगा। पहले इनको नोट कर लो फिर मैं उसको सॉल्व आउट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो इनका कोई काम नहीं है ऐसे, है ना। चलो सॉल्व करेंगे उसको और आगे तक देखे जाएंगे। तो कर्ल ऑफ द फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 आया है, उसको सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। इंटीग्रेशन को ऐसे सॉल्व कर जाता है। तो अपर लिमिट हमारे पास में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस, लोअर लिमिट को पुटअप करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 3 एंड माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एन एक्स वाई एक्स इंटू -1 एंड दिस इज द डी एक्स। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अपर लिमिट पुटअप करनी है तो अपर लिमिट की वैल्यू 1 के पावर 3 एंड डिवाइड बाई 3 माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को पुटअप करना है तो लोअर लिमिट की वैल्यू -1 है, तो -1 के पावर 3 एंड -2 माइनस पॉजिटिव एंड एक्स एंड -1। ठीक है बराबर, चलो सिंप्लीफाई करो, -1 to 1 एंड दिस इज द फंक्शन, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 एंड माइनस का एक्स एंड माइनस का माइनस माइनस पॉजिटिव 1/3 एंड दिस इज द माइनस एक्स। तो ऑलरेडी तो जीरो आने वाला है ऐसा लग रहा है, फिर से चलो 1 to 1 ऐड करेंगे, माइनस माइनस चलो हो जाएगा, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द -1 to 1 एंड 1/3 को ऐड करेंगे तो 2/3 एंड माइनस का 2x एंड dx, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भैया आएगा 2/3 इंटू एक्स करके, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x² डिवाइड बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट एंड लिमिट इज -1 to 1। ठीक है, तो काम फिर से वही करना है, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट पुटअप करोगे, तो पुटअप कर लेते हैं पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। चलो आपका काम आसान कर देता हूँ, अपर लिमिट पुटअप करनी है ना, तो अपर का मतलब 2/3 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस करके लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, तो लोअर लिमिट की वैल्यू है 2/3 माइनस का 1 माइनस व्हाट इज दिस, लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फंक्शन, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे एंड 1 करना है, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 1 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव 2/3 एंड -1 का स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव 1 आना है और -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा, तो अब इनको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2/3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस का 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 में से 4 माइनस करना है, तो माइनस का 2/3, दिस इज द आंसर ऑफ द फंक्शन। इधर लिख देता हूँ, दिस इज द आंसर। क्या आएगा भैया, ये सॉल्व करना था ना, तो माइनस का 2/3 ये आएगा फंक्शन की वैल्यू, माइनस का 2/3।
ये आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, 3 2 जा 6 -4 करेंगे तो -2 आएगी। मतलब आपका जो फंक्शन सॉल्व आउट करना था उसकी वैल्यू आ गई -3/2। ठीक, तो बाय द स्टोक्स थ्योरम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले काम तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में एंड सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। सॉल्व फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करोगे, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ फंक्शन डॉट डीएस करके, ये सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहला काम फंक्शन निकालोगे, फंक्शन वेक्टर फंक्शन है क्या वो चेक करोगे, फिर वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालोगे, कर्ल निकल जाएगा तो कर्ल निकालने के बाद बेसिकली वैल्यू को पुटअप करोगे और डीएस के साथ में डॉट मल्टीप्लीकेशन और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करोगे। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू।